नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अनूठी मोहब्बत। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। लतिका अपनी बड़ी बहन के घर गई कुछ वक्त साथ रहने के लिए। लतिका एमएससी कर रही थी। उसकी दीदी की शादी तो बहुत पहले हुई थी, मगर वो कहीं जाती ही नहीं थी, या यूं कहो कि उसे ले जाएंगे ही नहीं, ये सोच करके वो पहले ही मना कर देती कहीं जाने से। सब कहने लगे लतिका तो कहीं जाती ही नहीं। धीरे धीरे ऐसे ही वो सारे रिश्तेदार और परिवार में मशहूर हो गई थी। ताऊ ताई जी, चाचा चाची सब उसे खुद में खोई रहने वाली ही समझते थे, मगर इस बार जीजा जी उसे जिद करके अपने साथ ले आए। दीदी को बेटा हुआ था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए उसने भी देखभाल की। दीदी का नाम कोमल और दीदी की माँ का नाम पूनम था। सही समझे, लतिका कोमल की सगी बहन नहीं थी, बल्कि पड़ोस में रहने वाली चाची की लड़की थी। लतिका जब उसके घर पहुंची तो उसे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे लतिका खुलने लगी। कोमल के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, सब कोमल का बहुत ध्यान रखते थे। लतिका को भी खूब लाड दुलार मिलने लगा था। वो खुश हो जाती सबके साथ खूब हंसकर, और दुखी होती तो दीदी की सास की गोदी में सर रख करके खूब रो लेती। सिर्फ 7 दिन में सब भूल गए कि लतिका उस घर की है या कहीं बाहर से आई है। सब उसे इतना प्यार देते और वो सबको ढेर सारा प्यार और आदर देती। कोमल की सास सोचने लगी, अगर लतिका उन्हीं के घर की बहू बन जाए तो कैसा हो। ये सोचकर ही वो खुश हो गई। कोमल के पति का एक छोटा भाई था जो कि फौज में हुआ था। इस वक्त घर से थोड़ी दूर की ट्रेनिंग चल रही थी उसकी, तो कभी भी आ जाता था। कोमल का बहुत आदर करता था और उसे भाभी माँ कह करके बुलाता था। कोमल भी उसे स्नेह करती थी। कोमल की हर बात पर वो राजी हो जाता। जब लतिका आई तो लतिका के रहने का इंतजाम उसी ने किया, और तो और लतिका के खाने पीने का ध्यान भी रखने लगा। लतिका जब पहली बार उससे मिली तो पता नहीं चला क्यों लतिका को वो पसंद आया, और लतिका से ज्यादा उसे लतिका पसंद आई। उसका नाम विनय था। एक हफ्ते में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विनय को लतिका पसंद आ गई थी और उधर कोमल की सास भी उसे पसंद करती थी। लतिका इन सब से अलग ही थी, उसे पता भी नहीं था ये सब। वो तो खुश हो करके कोमल के बच्चों के साथ खेलती, कोमल और उसकी सास के साथ काम करवाती, कोमल के ससुर जी का ख्याल खूब रखती तो उनके साथ गेम भी खेलती, और विनय के सारे काम बिना ना नुकुर के कर देती। और विनय खाना नहीं खाता तो बोल देती, तुम जितना खाते हो उतना तो कोई बंदर खाता होगा, और बंदर कह करके चिढ़ा भी देती थी, और तब विनय अच्छे से खाना खा लेता। लतिका की यही सब भाग दौड़, काम में रुचि, खिलदंड स्वभाव, उसका सबका आदर करना और दिन भर बस मुस्कुराना, ये सब देख करके जहां घर वाले खुश थे वहीं विनय को भी वो बहुत पसंद आ गई थी। ना जाने कब हंसी ठिठोली में ही विनय उसे चाहने लगा। एक दिन बच्चों के साथ बच्ची बन करके खेल रही थी लतिका। आंखों में पट्टी बांधी थी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही विनय आया और वो विनय से टकरा गई। विनय ने उसे जल्दी से संभाल लिया और उसकी आंखों की पट्टी हटा करके बोला, अभी मैं नहीं होता तो नीचे गिर जाती तुम। देखो कितनी ऊंचाई है और छत पर कोई ऐसा खेल खेलते हैं। अगर अभी गिर गई होती तो भाभी को क्या जवाब देता मैं और बाकी सब, तुम्हारे घर वालों को क्या कहते। थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए तुम्हें, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो। इतना कहते हुए उसने लतिका को छत की ऊंचाई दिखाई। 3 मंजिले मकान की छत थी, और फिर उसे खूब डांट लगा दी। लतिका चुपचाप सर झुका करके डांट खाती रही, कुछ नहीं बोली, मगर विनय के शब्द उसके दिल में नस्तर की भांति लग रहे थे। बच्चे तो सब नीचे उतर गए, मगर वो लतिका को डांटता ही रहा, और वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप सर झुका
झुका करके खड़ी रही। बच्चे तेजी से नीचे को भाग रहे थे तो एक बच्चा कोमल से टकरा गया। उसने उसे पकड़ करके पूछा, क्यों, कोई भूत देख लिया क्या जो इस तरह से भाग रहे हो? तो पड़ोस का एक बच्चा बोला, भूत ही तो आया है छत पर जो दीदी को बुरी तरह से डरा रहा है। इतना कह करके वो नीचे चला गया। कोमल ऊपर आई तो देखा विनय अब भी लतिका पर बरस रहा था। समझते देर ना लगी कि क्या हुआ होगा। वो जल्दी से देवर के पास गई और बोली, बस विनय, कितना डांटोगे उसे, उसकी गलती नहीं है। विनय ने कहा, गलती तो है भाभी, अगर आज मैं समय पर नहीं आता तो ये गिर गई होती ऊपर से। कोमल बोली, ओह। विनय बोला, खेलने को छत ही मिला है? अरे माँ ने बोला है ऊपर खेलने को, गली बंद है, आज खुदाई चल रही है, दोबारा बन रही है सड़क, बारिश का मौसम आ रहा है इसलिए। और फिर लतिका के पास गई, उसे गले से लगा लिया। लतिका 2 मिनट तो ठहरी, फिर दौड़ करके नीचे चली गई। कोमल ने विनय को समझाया। विनय समझ गया पर लतिका के मन पर वो शब्द चोट कर रहे थे। रात को उसने पेट दर्द का बहाना बना करके खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता नहीं किया और शाम को कोमल से बोली, दीदी मैं कल वापस जाना चाहती हूँ, आप जीजू से कहिए वो मुझे छोड़ दें। कोमल हैरानी से देख रही थी। उसने कहा, विनय की तरफ से मुझे माफ कर दे, पर इस तरह से जाएगी तो सब लोग गलत समझेंगे। मगर लतिका नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि वो नहीं रहेगी। अगले दिन घर में सबको ये बात पता चली। सब कहने लगे कि वो कुछ और दिन ठहर जाए। कोमल के ससुर जी तो नाश्ते की टेबल पर से सीधे हुक्म सुना करके चले गए। उन्होंने कोमल से कहा, लतिका अभी नहीं जाएगी, उस बच्ची ने घर को इतनी खुशियां दी हैं, हमारा तो मन कर रहा है उसे घर में सदा के लिए रख लें, मगर फिर भी वो 2-3 दिन बाद चली जाएगी। मैं खुद उसके घर छोड़ करके आ जाऊंगा, तब तक यहीं रहे। लतिका ने किचन से ये सब सुन लिया। वो पानी ले करके आई और टेबल पर बैठ गई, मगर जरा सा खाना खाया और उठ गई और बोली, आंटी मैं छत पर कपड़े डाल आती हूँ, अंकल ने जो कहा है वो ठीक है, 2-3 दिन और सही। फिर उठ करके चली गई। कोमल की सास को समझ नहीं आया कि लतिका को हुआ क्या है। वो नाश्ता करते हुए विनय के सामने ही कोमल से पूछा, कोमल ये हंसती खेलती बच्ची को अचानक क्या हुआ जो ये घर जाने को खुद बोल रही है? 2 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रही है, सबके बीच हंस बोल भी नहीं रही है, आखिर हुआ क्या है लतिका को? कोमल ने विनय की तरफ देखा, फिर बोला, शायद मन नहीं लग रहा है अब उसका यहाँ, बेफालतू में डांट जो खा ली। विनय तो डांट करके भूल गया था क्योंकि उसने भलाई के लिए डांटा था, और जब कोमल ने कहा तो सोचा माफी मांग लूंगा, मगर रात को ही वो अपनी ट्रेनिंग कैंप चला गया और आज सुबह ही वापस आया। उसे अब समझ आया लतिका की खामोशी और उदासी का सबब। वो जल्दी से उठा और बोला, मेरा हो गया, और जल्दी से छत पर पहुंचा। देखा तो लतिका कपड़े नहीं सुखा रही थी, बल्कि वहीं पर खड़ी होकर के सोच में डूबी हुई थी और एक टक नीचे को देख रही थी। विनय ने बिना उसे बताए सारे कपड़े टांग दिए और फिर उसके पास जाकर के खड़ा हो गया और बोला, अगर कोई यहाँ से गिर जाए तो शायद मर जाए, और अगर ना भी मरे तो हड्डी पसली टूट जाएगी और फिर वो अपाहिज जरूर हो जाएगा। लतिका ने विनय की बात सुनी तो उसे होश आया। वो एकदम से जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ करके रोका और बोला, और मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हें रत्ती भर भी चोट आए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता तुम्हारे बिना। लतिका जो हाथ पकड़ने से पहले ही हैरान थी, जिसके मन और तन में विनय का स्पर्श हलचल मचाए हुए था, उसने ये सब सुन करके विनय को पलट करके देखा और देखती ही रह गई। पहली बार उसकी निगाह विनय से मिली और उसने अपने लिए विनय की निगाह में कुछ अलग सा पाया। विनय उसका हाथ पकड़े पकड़े जमीन पर बैठ गया और एक हाथ से कान पकड़ करके बोला, माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था मेरी डांट तुमको इतनी बुरी लगेगी। अगर पता होता तो कभी नहीं डांटता, मगर तुम्हें उस तरह देख करके डर गया था मैं। लगा तुम्हें मैं एक पल में खो दूंगा, बस इसलिए जो मन में आया वो बोल गया। बाद में पता चला कि मैंने गलती की है तो सोचा माफी मांग लूंगा, मगर कह करके चुप हो गया। लतिका तपाक से बोली, मगर माफी तो नहीं मांगे ना? कितनी बुरी तरह से डांटा और परवाह भी नहीं की, लतिका को बुरा भी लग सकता है। इतना कह करके उसने अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बाल्टी की तरफ गई।
बाल्टी को देख करके गुस्से में बोली, ये कपड़े किसने सुखा दिए? क्या दीदी को खुद सुखाने थे तो मुझे ऊपर क्यों भेजी? कह करके जाने लगी। विनय जो सर झुका करके उसकी माफी को इंतजार कर रहा था, वो सर उठा करके बोला, मैंने टांग दिए तार पर कपड़े। लतिका ने देखा तो हैरानी से बोली, क्यों डाल दिए ये सब कपड़े? तुमको अकल नहीं है क्या? ये औरतों के कपड़े हैं और इनमें वो वाले मतलब अंदर के भी होते हैं, और तुमने वो सब कह करके उसे हैरानी से और गुस्से से देखने लगी। विनय बोला, तो क्या हुआ, हम लड़कों के भी तो होते हैं कपड़े, और फिर ये तो मेरी माँ, भाभी और तुम्हारे हैं, तो क्या गलत कर दिया? माँ के कपड़ों में क्या शर्म? उन्होंने जन्म दिया है और वो भाभी हैं, तो भाभी तो माँ है, माँ जैसी ही है, और तुम कह करके रुक गया। लतिका एकदम से बोली, और मैं भी क्या माँ जैसी हूँ? कहीं मुझे भी माँ जैसा तो नहीं समझ लिया? कह करके जोर से हंसने लगी। विनय इतने दिन बाद उसकी खिलखिलाती हंसी देख करके बोल पड़ा, क्यों, होने वाली पत्नी भी माँ की तरह ही तो ख्याल रखती है अपने पति का। शादी के बाद तुम भी तो रखोगी मेरा ख्याल। तुमसे मेरा क्या और मेरा तुमसे क्या, और क्यों कर छुप कर के रहेगा भला? लतिका विनय को हैरान हो करके देख रही थी। ये क्या था, प्रपोज? विनय उसे प्रपोज कर रहा है, वो भी ऐसे? उसने विनय को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। लतिका ने पहली बार इस क्यूट से प्रपोजल को सुना था। उसने विनय की आंखों में देखा, उसे लगा जैसे वो उसकी आंखों में समाये प्यार में बह जाएगी। उसने जल्दी से अपनी आंखों को हटा लिया और जल्दी से जाने लगी, तो विनय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना उसे देखे बोल पड़ा, जवाब तो देती जाओ। इस बार लतिका ने हाथ छुड़ाने की कोशिश किए बिना बोली, इस सवाल का जवाब? तुमने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा। वो झट से बोला, तो अभी पूछ लेता हूँ, और घुटने पर बैठ गया और बोला, मुझसे शादी करोगी लतिका? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सदा बहुत बहुत सारा करूँगा, सदा ख्याल रखूंगा तुम्हारा, हर सुख दुख तुम्हारे साथ मिल करके बांटूंगा, कोई भी बात कभी नहीं छुपाऊंगा, और ऐसी फिर कोई हरकत करोगी तो और जोर से डांट लगाऊंगा। ये भी बोल देता हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी हो जाए सपने में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बोलो लतिका, करोगी क्या मुझसे शादी? और ये मत समझना कि बस तुम्हें देखा और ये फैसला कर लिया, नहीं, तुम्हें एक हफ्ते से पूरी तरह से मैं जान समझ करके ये निर्णय लिया है। तुम कब दिल में बस गई पता ही ना चला, और ये भी पता ना चला कि कब तुम मेरी पसंद बन गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुश नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, और मैं नहीं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बिना भी जिंदगी हो सकती है मेरी। इन सब के बाद भी मैं तुम्हें सोचने और समझने के लिए जितना समय चाहो उतना देने को तैयार हूँ। अगर ये समय उम्र भर हुआ तो भी मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, और अगर तुम्हारी ना हुई तो भी तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, पर हाँ, पूरी कोशिश करूंगा कि तुम हाँ कर दो। लतिका ने ये सुना तो एकदम से बोली, तो कोशिश कीजिए मेरी ना को हाँ में बदलने की। अगर सफल हुए तो मैं खुद ही राजी, और अगर ना हुए सफल तो जो जिसकी किस्मत। कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाल्टी उठा करके नीचे को चल दी, और तेजी से सीढ़ियां से नीचे उतरी और बाथरूम के दरवाजे पर ही बाल्टी रख करके कमरे की तरफ गई, और जैसे ही दरवाजा बंद किया उस दरवाजे पर ही निढाल हो गई। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी, और विनय की बातें, उसका स्पर्श उसकी रूह तक को छूने लगा। उसकी आंख से एक बूंद टपकी और उसने खुद को आईने में देखा। उसे लगा वो सुंदर हो गई है। उसने अपना हाथ पकड़ा और हल्के से लबों पर लगाया। उफ, एक मीठा सा दर्द उसकी नस नस में दौड़ गया। वो बिस्तर पर गिर गई और याद आने लगा कि विनय ने कितनी आसानी से और क्यूट तरीके से उसे प्रपोज किया था। विनय का एक एक शब्द उसके दिल की गहराइयों में उतरता चला गया, और कभी मुस्कुराने कभी शर्माने लगी वो। और फिर उसे याद आया वो क्या कह कर के चली आई।
उसने अपना सर पकड़ लिया और खुद से बोली, लतिके उफ, ये क्या कह करके तू आ गई? क्या समझ रहे होंगे वो तुझे पगली? फिर खुद से बोली, और क्या कहती है? एक के बाद एक झटके दिए और उसके बाद इतनी मासूमियत से अपने दिल की बात बोल दी। मैं भला क्या और कैसे कहती? क्या और किससे कहना है भाई? कोमल की आवाज आई। वो दरवाजे खोल करके अंदर आ गई। उसके मन में ऊन और सलाई, उसके हाथ में ऊन और सलाई थी और फंदे गिनती हुई आ रही थी। फिर बोली, ले लतिके, तू ही ठीक कर इसे, मुझसे ना हो रही है। लतिका ने कोमल से बिना नजर मिलाए ही सलाई ली और फंदे गिनने और सुधारने शुरू कर दिए। फिर खिलखिला करके बोली, क्या दीदी, कब तक ये फंदों की गलती करोगे आप? एक फंदा ज्यादा बढ़ा दिया आपने। बोला था ना हर सिलाई में सिर्फ 12 फंदे बढ़ने हैं और अगली में 12 के 12 घटने हैं। मेरी बुद्धू दीदी, कह करके खिलखिलाने लगी। कोमल उसे इस तरह से हंसते हुए देखती ही रह गई। ये खिलखिलाहट उसी लतिका की थी जो 2 दिन से बुझी बुझी सी थी। ना खा रही थी ना पी रही थी और घर जाने की जिद कर रही थी। कोमल उसे हैरानी से देखते हुए ही बोली, ऐसा क्या हो गया जो ये खोई हुई हंसी वापस आ गई? क्या मेरे देवर ने माफी मांग ली? पर सिर्फ माफी मांगने से ये रौनक नहीं आ सकती चेहरे पर। बता क्या राज है? कह करके उसकी तरफ देखने लगी कोमल। लतिका को ध्यान ही ना था कि उसकी मुस्कुराहट राज खोल रही है। वो एकदम से सर नीचे करते हुए बोली, अरे मैं तो इन फंदों पर हंस रही थी और आपके देवर ने माफी सच में मांगी, वो भी ऐसे जैसे कोई ना मांगे। कोमल ने कहा, मतलब? लतिका बोली, कुछ ना बाबा, मैं ठीक करके आपको दे दूंगी, आप जाओ अभी यहाँ से। कोमल बोली, खा मेरे सर की कसम, मुझसे छुपाओगी ये सब भी? बोलना विनय ने क्या कहा? लतिका बोली, आप किसी से नहीं कहोगी ना, उनको डांटोगी? वादा करो तब बताऊंगी। कोमल ने झट से वादा कर दिया और फिर झिझकते हुए ही सही लतिका ने सब साफ साफ बता दिया और जल्दी से कोमल के गले से लग गई। कोमल ने सुना तो मुस्कुरा दी। वो काफी दिनों से देख रही थी विनय को। वो लतिका को पसंद करता है, अच्छे से जानती थी। इसलिए उसने लतिका से बस एक सवाल किया, लतिका तुझे पसंद है विनय? सवाल सुन करके लतिका कोमल के गले से हट गई और बोली, आपके देवर बहुत अच्छे हैं और जिसकी जिंदगी वो बनेंगे वो सचमुच में भाग्यशाली होगी और मैं मानती हूँ कि वो अच्छे दोस्त हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और ये भी पता है उन्होंने मुझे क्यों डांटा था उस दिन उस तरह से। गलती मेरी ही थी। इसलिए कोई लड़का किसी लड़की को अगर अलग नजर से देखता है और लड़की का ध्यान उस पर जाता है तो पहचान ही लेती है कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। मगर मैंने कभी विनय जी की तरफ आंख उठा करके ना देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुझे किस तरह से देखते हैं। पर मुझे उनका डांटना चुभा था। मुझे नहीं पता था जो वो महसूस करते हैं वो मैं भी महसूस करती हूँ या नहीं। मगर आज जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी रूह को छू लिया हो। मुझे जैसे प्रपोज किया वो तरीका दिल को छू गया और बस इसी में मैंने कह दिया कि मेरी ना को हाँ में बदलने की। और इतना कह करके वो चुप हो गई और कोमल की तरफ पीठ कर ली। कोमल ये सब सुन करके हंसने लगी और बोली, वाह रे मेरी बहना, अब मिला कोई देवर जी को उनकी टक्कर का। लतिका बोली, क्या दीदी आप भी मेरा मजाक बना रही हो? कोमल ने उसके कंधे पर हाथ रख करके कहा, ना पगली, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुझे भी जानती हूँ। उसकी बातें, उसका स्पर्श क्या अच्छा लगा, क्योंकि मोहब्बत तो मेरी बहना को भी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं करते मोहब्बत वहब्बत, हमें नहीं पता वो क्या बला है। लतिका एकदम से बोली। उसे देख करके कोमल को जोर से हंसी आ गई। वो बोली, अच्छा तो वो सब कह करके छत से भागकर बाल्टी बाथरूम के दरवाजे पर रख करके दरवाजे बंद करके अपने आप क्यों मुस्कुरा रही थी और उसकी तारीफ इतनी क्यों कर रही है?
और वो उसका डांटना इतना बुरा लगा कि घर जाने की जिद करने लगी। बच्चों, मुझसे ना छुपा ये आंखें जिसमें वो प्रपोज करता हुआ विनय अब भी दिख रहा है। ये जोर जोर से धड़कता हुआ तेरा दिल, ये झुकी झुकी निगाहें जिनको मुझे मिला भी नहीं रही है, ये ओंठों पर खिलती हुई हंसी, जरा मैं भी तो देखूं तेरी कौन सी बात में विनय को प्यार हुआ है तुझसे, ना दिख रहा है, कह करके उसे टटोलने लगी। उसे हंसी के साथ शर्म आ रही थी और कोमल के सीने से लग गई और बोली, दीदी नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। कोमल ने तुझे मोहब्बत हो गई है, कह करके उसका गाल चूम करके उसे गले लगा लिया। अगली सुबह विनय फिर कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग कैंप चला गया और जाते जाते लतिका से फिर से छत पर मिला और बोला, देखो मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊं और अब ट्रेनिंग पूरी होने वाली है और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे यहाँ जयपुर के आसपास ही पोस्ट मिले, इसलिए बोल करके जा रहा हूँ। तुम वापस मत जाना, अगर तुम गई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और ये सब कह करके लतिका के दिल की धड़कन और बढ़ा करके वो चला गया। विनय क्या गया, लतिका की भूख प्यास सब गायब हो गई और इनका मतलब घर में सब ने ये समझ लिया कि लतिका को अपने घर की याद आ रही है। तो लतिका और कोमल के बहुत कहने पर भी 2 दिन बाद विनय के पिता उसे उसके घर छोड़ आए। इधर सारा काम निपटा करके और जयपुर पोस्टिंग की खुशखबरी लिए विनय घर पहुंचा। पता चला कि लतिका तो चली गई, बस विनय ने बहाना बनाया कि वो वापस किसी काम से जा रहा है और जा पहुंचा लतिका के घर। लतिका के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो पता चला कि लतिका पड़ोस में गई है। वो चाय पी रहा था तो लतिका आ गई। विनय को घर पर देख करके वो चौंक गई। विनय उसे देख करके मुस्कुराया और लतिका की माँ बोली, लतिका तुम इनको पहचानती हो ना, ये कोमल का देवर है, इसी शहर आया था तो इधर भी तुमसे मिलने आ गया, इसे पता ही नहीं था कि तुम आ गई हो, चलो अब मिलना हो गया, कह करके चाय बनाने चली गई। लतिका माँ के जाते ही उसके पास आई और बोली, ये सब क्या है। विनय ने चाय उठाई, एक बिस्किट उठाया और आराम से बैठ करके खाने लगा और बोला, आंटी क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ। अंदर से लतिका की माँ की आवाज़ आई, हाँ बेटा तुम्हारा ही घर है, हमारी बेटी भी तो तुम्हारे घर इतने दिन रह करके आई है, इसके मुँह से तो तुम सब की तारीफ के फूल ही झरते रहते हैं। लतिका बोली, कुछ पूछ रही हूँ आपसे, सुनाई नहीं पड़ रहा है या सुनना नहीं चाह रहे हो। लतिका की बात पर ध्यान दिए बिना ही वो बोला, सच में आंटी, पर मुझे तो लगा इसे अच्छा ही नहीं लगा वहाँ, तभी तो इतनी जल्दी आ गई, जबकि कहा था कि इतनी जल्दी वापस मत जाना। लतिका को अब गुस्सा आ रहा था। वो बोली, माँ मैं अभी आती हूँ, और विनय का हाथ पकड़ा और छत पर ले जाने लगी। और विनय इतने हक से अपना हाथ लतिका द्वारा पकड़े जाने पर उसे देखते देखते उसके पीछे चलने लगा। वो देख भी नहीं रहा था कि आगे क्या है। सीढ़ियाँ आराम से चढ़ने के बाद अंतिम सीढ़ी पर उसका सर दीवार से टकरा गया और खून बहने लगा। वो तब भी लतिका को देख रहा था, पर लतिका की नजर ऊपर पहुंचते ही चली गई। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से उसके सर से बह रहे खून को रोका। चोट छोटी थी तो खून रुक गया। फिर उस पर फूंक मारने लगी और साथ साथ कहती चली गई, आई एम सॉरी, मैंने सच में नहीं देखा आपको, यूं ही मेरी वजह से आपको चोट लग गई, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है ना, कह करके फूंक मारने लगी। और विनय उसे एकटक देख रहा था। लतिका नीचे जा करके पट्टी और दवा लाई और फूंक मार मार करके उस पर पट्टी करने लगी। विनय उसे देखता ही रहा। जब पट्टी बंध गई तो वो बोला, लगता है ना को हाँ में बदलने में थोड़ी सफलता पा गया हूँ। तभी तो घर में सबने सोचा कि तुमको घर की याद आ रही है, जबकि तुम्हारी भूख और प्यास तो साथ मैं लेकर के चला गया, कह करके मुस्कुराने लगा। लतिका ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, हाय रब्बा, इतनी चोट लग गई है, उसका दर्द नहीं है और मेरी ना को हाँ में बदलने की परवाह हो रही है, क्या करूँ रब इस मुंडे का। वो एकदम से बोला, शादी कर लो, और लतिका को शरारत से देखने लगा। लतिका को उसकी बात सुन करके हंसी आ गई, मगर वो गुस्से में बोली, क्या जरूरत थी मेरे पीछे यहाँ आने की। विनय बोला, तुमसे कहा था तुम जाना मत,
जाओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वैसे भी मेरे घर वालों को बहुत पसंद हो तुम, तो सोचा आ करके तुम्हारे माँ बाप से सीधे सीधे बात ही कर लूं। विनय की बात सुन करके वो उसे यूं ही देखने लगी जैसे जीवित कुछ निगल लिया हो, और फिर उसका हाथ पकड़ करके बोली, पागल हो गए हैं क्या? मेरी ना को हाँ में बदलते बदलते ये क्या करने लगे? आप अभी वापस घर लौटेंगे, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरी कसम। इतना कह करके उसका हाथ छोड़ दिया। विनय बोला, ठीक है जाता हूँ, अब तो डोली बारात के साथ ही आऊँगा तुम्हारे घर, और तुम सबके सामने कहोगी कि मुझको तुमसे प्यार हो गया, तब ही शादी करूँगा, नहीं तो डोली लेकर के तुम्हारी चौखट पर बैठा रहूँगा। अब जा रहा हूँ, नहीं पीनी चाय, और वो पकौड़े जो माँ बना रही हैं वो अकेले खा लेना, और जब मेरे हिस्से के पकौड़े खा करके पेट में दर्द होगा तब सोचना कि जैसा कर्म वैसा फल। इतना कह करके गुस्से से जाने लगा। लतिका चाहती थी वो वापस चला जाए, पर गुस्सा होकर के नहीं, तो एकदम उसके आगे आकर के खड़ी हो गई और बोली, नहीं ये रिस्क नहीं ले सकती, पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, इसलिए पकौड़े खाकर ही जाइए, मगर इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे आप। झूठा गुस्सा दिखाते हुए विनय बोला, नहीं खाने पकौड़े, और मुंह घुमा करके खड़ा हो गया। तभी नीचे से लतिका के पापा की आवाज आई, विनय पकौड़े तैयार हो गए हैं, आ करके खा लो बेटा, और साथ में दही चटनी भी है। विनय ने ये सुना तो बोला, पकौड़े दही चटनी, और फिर बोला, तुमसे फिर निपट लूंगा, फिलहाल नाश्ता कर लूं। इतना कह करके उसे लतिका को चिढ़ाया और नीचे को उसके पापा को आवाज देता हुआ चला गया। लतिका ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, मेरी किस्मत में ये ही बावला लिखा है क्या? और फिर उसकी डोली बारात की बातें सोच करके मन ही मन शर्मा दी और मुस्कुरा करके अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। इधर विनय चाय नाश्ता करके वाकई चला गया। जाते जाते कुछ कह करके नहीं गया, बस पलट करके लतिका की तरफ देखा और अपने दिल पर हाथ रखा, जैसे लतिका से कहा, सब ठीक हो जाएगा। विनय के जाने के बाद लतिका काफी देर खामोश बैठी रही। विनय की छुअन, उसका हाथ पकड़ना सब याद आता रहा उसे, और विनय की चोट याद करके उफ निकल गई और खुद से बोली, देख करके ले जाना चाहिए था ना, और उनका हाथ इस तरह पकड़ करके क्यों ले गई? क्या समझा होगा उन्होंने, मोहब्बत हो गई है तुझको? फिर बोली, धत ना हुई। हर पल उसका दिल कहने लगा कि उसे मोहब्बत है, मगर वो मानना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था वो एक सामान्य घर की लड़की थी और विनय एक बहुत बड़े रईस खानदान का लड़का। इधर विनय भी उसके ख्यालों में गुम था, छत पर लेटा था और चांद को देख रहा था। तभी कोमल आ गई और उसे छेड़ते हुए बोली, किसकी सूरत चांद में देख रहे हो देवर जी? कह करके मुस्कुरा दी और गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, पी लेना इसे, कह करके जाने लगी। विनय अपनी ही सुध में खोया हुआ बोला, पता नहीं क्यों नहीं मानती हो कि प्यार है, जबकि तुम्हारी धड़कन तक कहती है कि तुम्हें मोहब्बत है मुझसे। नहीं तो मेरा हाथ इतने हक के साथ थोड़े पकड़ती तुम, मेरी चोट पर इतना दर्द थोड़े होता तुमको। लतिके कहो ना, प्यार हो गया है तुमको भी, तुम्हारी ना को हाँ में बदल चुका हूँ मैं। कोमल ने सुना तो वो ठहर गई और उसके पास बैठते हुए बोली, सच बताइए ये चोट कैसे लगी आपको? विनय पहले तो चौंका, फिर हिचकिचाते हुए उसने कोमल को सारी बात बता दी, और ये भी कि वो लतिका से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। कोमल ने अपने पति से और पति ने माता पिता से कहा। सब खुश हो गए और शादी के लिए भी राजी हो गए। लतिका के घर रिश्ता भेजने की तैयारी होने लगी। उधर लतिका इन सब बातों से बेखबर अपने रोजमर्रा के काम में लगी और विनय को याद कर उसका प्यार जो आंसू बन करके बहने लगता, उसे सीने में गहरे दफन कर दिया। कुछ दिन बाद विनय के माता पिता लतिका के घर रिश्ता लेकर के आए। लतिका के माता पिता ने रिश्ता कबूल कर लिया। वो बहुत खुश हुए कि उसके लिए एक अच्छे घर से अच्छा रिश्ता आया है। लतिका को जब ये पता चला तो उसको यकीन ही नहीं आया, मगर कोमल को सामने पा करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। मन विनय के ख्यालों में ही बहकने लगा।
और जब कोमल ने पूछा मेरी देवरानी बनोगी, तो वो शर्मा करके कोमल के सीने से लग गई। वो वैसे ही विनय को बहुत पसंद करती थी। अब विनय उसके घर आया तो उसका दिल यूं भी ले गया था, उसका चैन सुकून सब कुछ उड़ा ले गया था। रिश्ता पक्का हो गया। शादी के तारीख तय करने को कह करके वो लोग चले गए। इधर लतिका का मन ना ऑफिस में लगता ना और जी करता विनय को फोन करे, मगर हिम्मत नहीं होती। इधर जब से शादी तय हुई थी विनय का एक भी फोन नहीं आया था। इस बात से लतिका बहुत परेशान थी। 5 दिन गुजर गए, ना फोन आया ना ही कोमल दीदी के घर से कोई खबर आई। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके कोमल दीदी को फोन मिला। कोमल दीदी ने जैसे ही हेलो कहा, दिल की बेकाबू धड़कनों को संभाल करके वो बोली, हले दी मैं लतिका, कह करके चुप हो गई। कोमल ने जब सुना तो शरारत से बोली, तो आ गए हमारी हो वाली देवरानी को हमारी याद? क्यों रे, जब से तेरे घर से आई हूँ तू एक फोन भी ना कर सकती। लतिका बोली, आपको कौन सी मेरी याद आई? 5 दिन हो गए ना, किसी ने कोई फोन किया ना कोई खबर ली कि इधर कि मैं किधर हूँ। कोमल बोली, कौन किधर होगा, सब यही हैं। माँ मेरे साथ ही खड़ी हैं, अपनी बहू की बातें सुन करके मुस्कुरा रही हैं। तेरी जीजू तैयार हो रहे हैं, पापा नाश्ता कर रहे हैं, सब यही तो हैं, कह करके मुस्कुरा दी। लतिका की जान सूखी जा रही थी और कोमल को मस्ती सूझ रही थी। उसे अच्छे से पता था ये फोन क्यों आया था, मगर वो भी जानबूझ करके सता रही थी कि लतिका खुद पूछे कि विनय कहाँ है। लतिका को समझ आ गया था कि कोमल जान करके उसे सता रही है, मगर वो करती भी क्या। उसे तो जानना था कि जब से शादी तय हुई है विनय का फोन एक बार भी क्यों ना आया। वो शांत हो करके बोली, और बाकी? कोमल ने पूछा, और कौन है बाकी? कोमल चुप हो गई, फिर बोली, अच्छा दीदी, आंटी अंकल को नमस्ते बोल देना और जीजू को भी, मैं रखती हूँ फोन, ऑफिस भी जाना है। फिर गुस्से से बोली, और हाँ बाकी सबका हाल बाकी सब से ही पूछ लूंगी जब फोन मिलेगा तब। कह करके फोन रखने ही वाली थी कि कोमल की सास बोली, क्यों बच्ची को सता रही है, सीधे सीधे बता, क्यों नहीं देती सारी बात। और कोमल के हाथ से फोन छीन करके बोली, तेरी दीदी तेरे साथ मस्ती कर रही है, वास्तव में विनय को कुछ ना पता। तुम तो जानती हो कि उसकी पोस्टिंग जयपुर से श्रीनगर हो गई है और वहाँ नेटवर्क की समस्या है। ये तो हम सब जानते हैं बेटे की वो तुम्हें बहुत चाहता है। ये बात उसी ने हमें खुद बताई और तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया, मगर शादी तय हो गई तो ये उसे बता नहीं पाए। वो श्रीनगर को रवाना हो गया है, जब वो आएगा तब आगे की बात करेंगे। विनय के पापा ने तुम्हारे पापा को सब बता दिया है। विनय की पसंद नापसंद जानना चाहते हैं तुम्हारे पिताजी, इसलिए रुके हैं, नहीं तो हम तो कब का तुम्हें डोली बारात के साथ यहाँ ले आते। लतिका ने ये बातें सुनी तो लजा गई, अपना सर नीचे कर लिया और मुस्कुरा दी। फिर झिझक करके बोली, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मैं तो यूं ही हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। रखती हूँ आंटी, प्रणाम, कह करके फ़ोन काट दिया। दिल की धड़कनों को विनय के बारे में जानकर सुकून मिला, मगर आंटी की बातें सुन करके दिल ही कमभक्त जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विनय को गए 2 महीने हो गए। कभी कभी तार आता तो बहुत कम फोन बात नहीं कर पाता और हर वक्त ड्यूटी पर है, यही पता चलता। वो चाह कर भी लतिका के बारे में कुछ नहीं पूछ पाता, ना उसको फोन कर पाता। बात तो हुई ही ना, विनय से फोन पर भी बात बस पापा की ही हुई थी, कर नहीं सकती थी और विनय के पास समय ना होता। अब समय और ज्यादा हो गया। इस जुदाई ने लतिका को जैसे विनय की दीवानी बना दिया था। हर आहट पर लगता उसे वही है। फोन की घंटी भी कहती वो है, वो नहीं होता तो किसी से बात ना करती। ऑफिस जाती मगर किसी से घुलती मिलती नहीं, बस काम करती अपना और खाली समय में खिड़की के बाहर शून्य में घूरती रहती। 6 महीने बाद एक दिन लतिका को फोन बजा। अनजान नंबर था, अक्सर ना उठाती, काट देती, मगर आज उठा लिया। कान पर लगाते ही हेलो बोला और उधर से जो आवाज़ आई उसे सुन करके उसकी रुलाई फूट पड़ी। वो फोन को
कान से लगाए है फपक फपक करके रो पड़ी। दूसरी तरफ विनय था, वो सिर्फ हेलो लतिका बोला था और लतिका अपना नाम उसके मुंह से सुन करके खुद को संभाल ही नहीं पाई। उधर से आवाज आ रही थी और लतिका फोन सीने से चिपकाए रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और पूछा, आप कैसे हैं विनय? पहली बार हक से उसका नाम लिया था, मगर ये क्या, फोन कट चुका था। विनय काफी देर से हेलो हेलो कर रहा था, पर लतिका, ये सोच करके लतिका को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस नंबर पर दोबारा कॉल की, मगर अब ना मिली। दिन बीतने लगे, 6 महीने बीत गए। एक दिन कोमल का फोन आया। वो बोली, लतिका विनय आ रहा है। ये सुन करके जैसे अब तक निर्जीव पड़ी लतिका में जान आ गई। अब हर पल इंतजार रहता उसे विनय का। विनय के आने का दिन आ गया और विनय वापस आ गया। जिस दिन विनय आने वाला था उस दिन उसने कोमल को फोन मिलाया, विनय को फोन मिलाया, मगर किसी ने फोन ना उठाया और किसी को दोबारा ना मिला। तड़प सी गई लतिका, समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। एक दिन उसके बाबा बोले, बस बहुत हुआ, अब मुझे जवाब चाहिए। मैं आज ही कोमल बिटिया के घर जाऊंगा। कोमल के घर जाने को निकल ही रहे थे कि कोमल की माँ और बाबा आते दिखाई दिए। दोनों घर आए और बताया कि विनय की शादी हो गई, उसने खुद ही शादी कर ली। जब वो लौटा तब वो बहू ले करके लौटा था। ये सुन करके लतिका के बाबा के मन में सदमा बैठ गया। कई दिन लग गए उनको ठीक करने में। बाबा के इलाज में लतिका इस तरह लगी कि अपना दर्द ही दबा गई। डॉक्टर ने कहा कि विनय का नाम भी मत लेना, और लतिका जानती थी उसे देख करके उसके बाबा को विनय की याद आ जाएगी। तो उसने फिर से हंस करके जीना शुरू कर दिया, जिससे बाबा माँ को लगे कि वो खुश है। ये शादी ना हुई और ये भी कह दिया कि विनय से तो उसकी सदा ही लड़ाई हुई है, अगर शादी होती तो लड़ते ही रहते, कह करके हर बात को हंसी में उड़ा दी। मगर मन के अंदर एक जख्म पनपता ही चला गया। वो जी भर के रो लेती, फिर सबके सामने हंसती मुस्कुराती लतिका बन जाती। बाबा अब बिल्कुल ठीक हो गए, दुकान वापस संभाल ली थी। तो लतिका ने कहा कि वो नौकरी करना चाहती है। लतिका ने नर्स की ट्रेनिंग ली और एक हॉस्पिटल में नौकरी कर ली। दिन बोझिल और दर्द से गुजर रहे थे। एक दिन डॉक्टर ने उसे बुलाया। वो ऑपरेशन थिएटर पहुंची तो पता चला इमरजेंसी दिमाग की सर्जरी है, वो भी ब्रेन ट्यूमर की। उसे आदत हो चली थी तो वो तैयार हो आई, और जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसका सर घूम गया। वो कोई और नहीं बल्कि विनय था। उसके हाथ पैर कांप गए, वो बेहोश हो करके गिर पड़ी। तकरीबन 15 मिनट बाद उसे होश आया तो वो बेतहाशा भागी ऑपरेशन थिएटर की तरफ। ऑपरेशन अब भी चल रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए तो डॉक्टर पर जैसे झपट पड़ी और बोली, ऑपरेशन कैसा रहा डॉक्टर? डॉक्टर कुछ ना बोल जाने लगी तो वो डॉक्टर के पास गई और बोली, मैंने कुछ पूछा आपसे डॉक्टर? तभी विनय को शिफ्ट किया जाने लगा। वो दौड़ करके विनय के पास आई और उससे लिपट सी गई। कंपाउंडर और डॉक्टर ने उसे हटाया तो वो वहीं से बोली, सुन रहे हो ना, तुम्हें कुछ ना हो सकता, क्योंकि मुझे आज तक कुछ ना हुआ। अगर तुम्हें कुछ होता तो तुमसे पहले मेरी सांसें बंद हो जाती। सुन रहे हो ना विनय? सुन लो, कह देती हूँ, तुम्हें मरने से पहले मेरी मौत देखनी होगी। और फिर दौड़ करके उसकी टेबल पर गई और विनय की कॉलर पकड़ी और बोली, समझे तुम? और वहीं निढाल हो गई। जब होश आया तो सामने डॉक्टर थी। वो तुरंत उठ करके जाने लगी तो डॉक्टर ने उसे रोका और सामने की तरफ इशारा किया। सामने दूसरे कमरे में विनय लेटा हुआ दिख रहा था। वो बोली, खतरा टल गया है, कुछ दिनों तक उसे आराम भरपूर करना होगा, फिर विनय पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैंने आज तक ऐसा बहादुर योद्धा ना देखा। ये सुन करके लतिका ने मुंह फेर लिया। डॉक्टर बोली, तो तुम हो वो लतिका जिससे ये पगला बेइंतहा प्यार करता है? तुम्हारे लिए दुनिया का हर सितम उठाने को तैयार है ये। हाँ, तुम्हारे लिए अपनी बहन कम डॉक्टर को झूठ मूठ की पत्नी बना करके ले गया अपने घर।
जिससे इसकी बीमारी का तुमको पता ना चले और तुम ये बात जान करके मर ना जाओ। तुम्हारे लिए सारे ताने और सारा दर्द अकेले पी लिया, तुम्हारे आगे बेवफा कहलाने तक से गुरेज ना किया। सच अनूठी मोहब्बत है मेरे पगले भाई की, कह करके लतिका को देखने लगी। लतिका हैरानी से डॉक्टर को देख रही थी। सवाल उसकी आंखों से पानी बन करके गिर रहे थे। डॉक्टर ने उसके आंसू पोंछे और बोली, 10 मिनट में आकर के तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देती हूँ, कह करके विनय के कमरे में चली गई। और इधर लतिका बेबस सी विनय को देखती ही रह गई और उसकी आंखें बहती ही चली गई। कब 10 मिनट बीते उसे पता ही नहीं चला। डॉक्टर वापस आई तो लतिका चुप हो करके बेड पर बैठ गई। डॉक्टर ने ही बातों की शुरुआत की और वो बोलती गई और लतिका सुनती चली गई। डॉक्टर ने कहा, लतिका मेरे पति फौज में डॉक्टर हैं। एक दिन उन्होंने वो अपने एक फौजी को लेकर के आए जिसके सर में अक्सर पीड़ा होती थी। मैंने टेस्ट किए तो पता चला विनय के सर में ट्यूमर हुए जो लगातार बढ़ रहा है और ऑपरेशन ना हुआ तो विनय मर जाएगा। लेकिन बचने के चांस ऑपरेशन करवाने के बाद भी नहीं है, क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन आसान नहीं होता। कितने मरीज तो टेबल पर ही दम तोड़ देते हैं। जब ये बात मैंने विनय को बताई तो वो बच्चे की तरह रोने लगा और उसने बताया कि वो लतिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है, उससे वादा करके आया है कि उससे शादी करेगा और रिश्ता तक पक्का हो गया है और उसे अब ये बात पता चल रही है। जब मैंने पूछा तो उसने सब बता दी। तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाने के बाद विनय बहुत खुश था, लेकिन ये खबर सुन करके वो अधमरा सा हो गया। हमने उसे हमारे घर में ही रखा, वो दरवाजे बंद किए पड़ा रहता। एक दिन उससे कहा मैंने कि एक बार तुमसे बात तो करे, तुम समझदार लगी थी मुझे, इसलिए मुझे लगा तुम समझाओगी। मेरी बात मान करके काफी दिनों बाद तुम्हें मेरे नंबर से फोन किया, मगर तुम तो उसकी आवाज सुन करके ही रोने लगी थी और उसकी बात तुमने सुनी ही ना। उसने शादी से मना किया था और कारण भी तुम्हें बताया, मगर मौसम की खराबी की वजह से तुम तक आवाज नहीं पहुंची और विनय ने महसूस किया कि तुम कितनी खुश हो और उसके बिना कितनी दुखी। ये सब देख करके उसकी हिम्मत नहीं पड़ी तुम्हें दोबारा फोन करने की। जब भी कहा यही कहता वो मर जाएगी और जब बात आई तुम्हारे भविष्य की तो उसने मेरी मदद मांगी एक छोटे भाई की तरह। मैं मना नहीं कर सकी और सिर्फ 2 दिन के लिए उसकी पत्नी बन करके उसके घर चली गई। सबने सोचा उसने शादी कर ली है और मैंने उसे अपनी तुम्हारी कोमल की उसकी माँ की कसम दे करके इलाज करवाने को राजी कर लिया, मगर ऑपरेशन के लिए राजी नहीं होता। कहता तुमको देख करके ही जितने दिन वो जी सकता है जिएगा, जब तक नौबत मरने की ना आ जाती वो नहीं करवाएगा। तब से वो इसी अस्पताल में इलाज के लिए आता है। हर रोज 2 किलोमीटर पैदल चल करके तुम्हें जी भर के देखने तुम्हारे घर जाता और फिर यहाँ आता। तुमने जिस दिन जॉब ज्वाइन की उस दिन वो यहीं मेरे केबिन में था। मैं उसे समझा रही थी मगर वो तैयार नहीं था। आज वो अचानक ही गिर गया तो मुझे उसका ऑपरेशन करने को मजबूर होना पड़ा। उसके घर वालों को ये बात 1 महीने बाद पता चल गई थी, क्योंकि कोमल को पता चल गया था कि डॉक्टर मीना प्रकाश हूँ, विनय की पत्नी नहीं। तब मुझे उन लोगों को सब बताना पड़ा, मगर विनय ने उनमें भी कह दिया। तब विनय ने उनसे भी कह दिया अगर ये खबर तुम तक पहुंची तो वो आज ही जान दे देगा। कोमल राजी नहीं थी मगर उसे जबरदस्ती मनाया और उसे मानना पड़ा। अब तुम बताओ क्या नहीं है मेरा भाई पगला। इतना कह करके लतिका की तरफ देखा। लतिका जो अब तक बुत बनी ये सब सुन रही थी फफक करके रो पड़ी। बहुत देर तक रोती रही, फिर जब संभली तो पूछा डॉक्टर ये विनय को कब तक यहाँ रहना होगा और कब तक वो दिमागी रूप से भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कम से कम 2 महीने। और वो कितने दिन यहाँ रहेंगे? डॉक्टर ने कहा कम से कम 1 महीना। मैं तो चाहूंगी वो 2 महीने तक मेरे ही घर रहे। मान जाएंगे रहने के लिए? अगर मान गए तो मैं करूंगी उनकी देखभाल पूरी तरह, लतिका ने कहा। डॉक्टर ने खुश होकर के कहा अरे क्यों ना मानेगा, तो क्या तुम उसे माफ कर सकोगी? लतिका ने उनकी तरफ देखा और बोली मेरी जगह आप होती दीदी तो क्या करती? भूल जाती कि हर पल मर मर के जिए
अपने 6 महीने। क्या भूल जाती कि जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया उसे ही सबसे बड़ी बात छुपा ली, उसे कमजोर समझ करके। क्या भूल सकते हैं कि जब खबर सुनी होगी कि उसकी शादी हो गई तो क्या गुजरी होगी, जिसके लिए सबसे ज्यादा इज्जत थी मन में, उसी के बारे में हर पल बुरी बुरी सी बातें सुन करके, क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं था। क्या भूल सकती हैं आपकी दिल कहता, क्या भूल सकती हैं आपकी दिल कहता रहा वो ऐसा नहीं कर सकता, और हालात ये मानने को मजबूर कर दें कि वो बेवफा है। आप क्या और कैसे समझोगे दीदी की मुझ पर क्या गुजरी है इतने दिन। मेरे पिता को मौत तलक जाते देखा है मैंने, दर्द पी करके झूठी हंसी जिए जा रही हूँ। कोमल जैसी दीदी ने बात करनी बंद कर दी, मगर मुझसे बात नहीं करती हैं, मेरे बगल से गुजर जाती हैं जैसे गुनाह मैंने किया है। बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार की तरह जी रही हूँ। अपने घर में अपनी माँ बाबा की नजर तक में गुनहगार सी लगती हूँ। और भी बहुत है, क्या क्या भूल जाऊं, किस किस चीज के लिए माफ कर दूं, बोलिए ना। उसका इस तरह से देख करके क्या गुजरी होगी मुझ पर, समझ पाएंगी आप ना दीदी। जिसे अपना सब कुछ मान लिया उसने पल भर में पराया कर दिया, जिसे अपनी जिंदगी समझा उसने मुझे ही अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। आज तक आपने उनकी बात मानी है ना, अब मेरी मानेंगी। आपको कसम है जो आपने उनको ये सब बताया। जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, वो जैसा चाहेंगे मैं उनके साथ वैसे ही रहूंगी। उनको पूरी तरह ठीक करने के लिए फिर अपनी भावनाओं को कुचल दूंगी, मगर जिस दिन वो ठीक हो जाएं मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। क्यों नहीं आसान है उनको माफ करना, नहीं है आसान अब हाँ करना। इतना कह करके वो उससे अपना बैग उठाया और चली गई। इधर विनय को अगले दिन होश आया तो उसने सामने लतिका को पाया। जैसे ही उसे देखा उसे बढ़ करके गले लगाने को तड़प उठा। लतिका ने ये देखा तो खुद ही पास आ गई। विनय ने जो भी कहा सब सुना, चुप हाँ हूँ करती रही। उसे गले से लगने दिया मगर अंदर से टूटती जा रही थी। जी कर रहा था उसका विनय के गले लग करके खूब रो ले, मगर उसे अब पत्थर बनना था। वो बन गई। रात को जब विनय सोया होता तो घंटों उसे देखती रहती, और जब जाग जाता तो बस उसकी सेवा यूं करती जैसे कोई पत्नी करती है। उसकी सारी बातें सुनती, बात भी करती। कई बार विनय को रोक भी देती और कई बार कड़वा घूंट पी लेती। विनय ठीक होने लगा और जी जान से उसकी सेवा करने लगी। जब विनय उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता तो वो टाल देती और कभी कभी लग भी जाती, बेचैन सी हो जाती। उसकी रूह को बेकरार, दिल को सुकून मिल जाता, मगर फिर खुद ही हट जाती। विनय ने अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। इस बीच लतिका को पता चला कि उसके पिता के इलाज का खर्च उसी ने चुकाया था, और उसके पिता की बीमारी में भी वो हर पल उसके साथ था, मगर दूर रह करके। उसे पता चला कि विनय ने उसे एक दिन के लिए भी अकेला ना छोड़ा। ये सब जान करके उसका दिल कहता अब भूल करके गले लग जा विनय के, मगर फिर याद आ जाता कि विनय ने तो उसे अपना समझा ही नहीं। 2 महीने उसने जी जान से और बहुत प्यार से विनय की सेवा की। 2 महीने भी पूरे हो गए और वो सदा के लिए लौट आई। जिस दिन वो लौट करके आई तो बिना कहे आई। अगले दिन सुबह सुबह वो लतिका को पूरे ढूंढ रहा था तो डॉक्टर ने कह दिया अब वो पूरी तरह से ठीक है, अब वो घर वापस जा सकता है। और लतिका भी घर चली गई। विनय ने खुश हो करके कहा अब तो बारात लेकर के उसके घर जाऊंगा। विनय का उत्साह देख करके डॉक्टर ने सारी बात बता दी कि 2 महीने पहले लतिका ने क्या कहा था। विनय ने जब सुना तो हैरान रह गया और बोला अगर ऐसा तो फिर 2 महीने तक उसके साथ क्यों रही और उसकी इतनी सेवा क्यों की। तो डॉक्टर ने कहा क्योंकि वो तुमसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें मोहब्बत में कुर्बानी दे करके दिखा दिया, और उसने मोहब्बत में खुद की सारी ख्वाहिशों को मार करके अपने दिल के एहसासों को दबा करके दिखा दिया। विनय ने कोशिश की लतिका को मनाने की, मगर लतिका नहीं मानी। तब डॉक्टर ने उसे याद दिलाया। वो बोली तुमने कहा था ना जब लतिका सबके सामने हाँ नहीं कहेगी तो तुम शादी नहीं करोगे, बस वही करो। और फिर विनय ने वो किया जो सामान्यतः कोई ना करता या फिर कोई आशिक करे। उसने लतिका के बाबा और माँ से माफी मांगी और दोनों को फिर से मना लिया, पर लतिका ना मानी। उसने हर तरीके से मनाया, मगर हाँ तो बहुत से बात उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जिसने जो कहा सब सुन लिया, मगर विनय से एक शब्द भी नहीं कहा। और तो और कोमल विनय के माता पिता, विनय के बड़े भाई के साथ नॉर्मल सी बात की, अच्छे से मिली, मगर शादी के बारे में ना के सिवा एक शब्द नहीं कहा। लतिका को
उसके माता पिता ने समझाया, डॉक्टर ने भी समझाया, मगर उसने सबकी सुनी, मगर अपने फैसले पर अड़ी रही। जब किसी भी सूरत में लतिका ना मानी तो विनय लतिका के घर लतिका के सामने जाकर के खड़ा हो गया, और जब वो मुंह मोड़ करके उदास सी जाने लगी तो उसका हाथ पकड़ करके उसे रोका और बोला, माँ पापा 5 दिन बाद मेरी और लतिका की शादी है। मैं बारात लेकर के आपके घर आऊंगा, पूरे रीत रिवाज से शादी करूंगा। लतिका सुन रही हो ना तुम? 5 दिन बाद मैं आऊंगा, तैयार रहना। और इतना कह करके चला गया। लतिका के माँ बाबा ने लतिका को समाज में अपनी इज्जत का हवाला दे करके शादी के लिए राजी कर लिया। पूरे रीत रिवाज से शादी की तैयारी होने लगी। लतिका भी सिर्फ अपने माँ बाबा के लिए शादी करने को मान गई, मगर मन से विनय को माफ नहीं कर पाई, क्योंकि शायद जो डॉक्टर ने कहा था वो सब विनय के मुंह से सुनना चाहती थी, मगर फिर भी सुनने को तैयार नहीं थी। शादी की सभी रस्में हुई, वो सब में एक बुत की तरह शामिल हुई। मन हर बात को लेकर के खुश भी होता और दुखी भी। कोमल ने उससे कहा कि अब वो जो कर रही है वो सब जिद है, अहम है। जो उसने किया वो वहां तक सही था जब तक विनय ने माफी नहीं मांगी थी, पर जब उसने अपने किए के लिए सबके सामने माफी मांग ली तो उसे माफ कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर दिल अब भी नहीं मान रहा था। 5वें दिन विनय सज धज करके घोड़ी में बैठकर बारात लेकर के लतिका के घर में था। जब लतिका को लाया गया तो उसका चेहरा बता रहा था कि वो रात कितना रोई है। जैसे ही लतिका को मंडप के नीचे कोमल बिठाने लगी, उसे देखा। रुकिए भाभी, आज आप सभी के सामने मुझे लतिका से कुछ कहना है। उसके बाद भी इसकी ना हुई तो मैं दोबारा अपनी शकल भी ना दिखाऊंगा। लतिका, मैं जानता हूँ इतने महीनों में मैंने तुम्हें अथाह दर्द दिया है। जितनी तकलीफ हुई तुम्हारे परिवार को दिया है उतना किसी ने ना दिया, जबकि मैं तुमसे सदा बेपनाह प्यार करता रहा हूँ। लतिका, जब शादी की बात तय हुई तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान समझता था खुद को। उस दिन तुम्हारे लिए अंगूठी खरीद करके तुमसे मिलने ही आ रहा था कि अचानक बीचों बीच सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मेरे सर में अक्सर दर्द होता था, मगर मैंने हमेशा ढील दी। मगर उस दिन दर्द इतना जोर से हुआ कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर किरण मेरे सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे सब बताया और रात भर हॉस्पिटल में रहने को कहा। अगले दिन शाम को मेरी रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरे सर में ट्यूमर है। जैसे ये सुना तो लगा मेरा सर तो फट गया, सारे सपने टूट गए और आंखों के सामने सब रोते बिलखते दिखाई दिए और सफ़ेद साड़ी में तुम दिखाई दी। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास 7 महीने का समय है, मुझे सर्जरी करवा लेनी चाहिए, मगर उसके बाद मैं बचूंगा या नहीं ये भी नहीं पता। क्या पता टेबल पर ही मर जाऊं। इतना कह करके विनय ने गहरी सांस ली। इधर लतिका ये सब हैरानी से भरी हुई आंखों से सुन रही। विनय ने फिर बोलना शुरू किया, मैं जो कुछ उस वक्त महसूस कर रहा था उसके बाद हिम्मत नहीं हुई थी सबको उस रूप में देखने की, खासकर तुमको सफेद साड़ी में सोच करके ही सिहर जाता था। मौत अचानक आती है तो कोई बात नहीं होती, मगर सोच समझ करके सब कुछ जानते हुए तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हुए मैं तुम्हें कैसे ये जिंदगी दे सकता था। जानता था तुमसे कहूंगा तो तुम मेरा साथ दोगी, सारी बात समझोगी, मगर दर्द तुम्हें कितना अधिक होगा ये सोच करके भी बर्दाश्त ना कर पा रहा था। फिर भी बहुत हिम्मत करके तुम्हें फ़ोन कर सब बताने की कोशिश की। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो डॉक्टर किरण का फ़ोन लिया और फ़ोन उठाते ही तुम्हारे सिसकने की आवाज़ आई। फिर भी बहुत कोशिश की, बाकियों को ना तुम्हें बता दूं और शादी ना हो, मगर तुम्हारी हालत ने मेरी रही सही हिम्मत को भी कुचल करके रख दिया और मैंने कुछ ना बताने का निर्णय ले लिया। उसके बाद तुमसे मिलने आया, तुम्हारी हालत देख करके और ज्यादा कमजोर पड़ गया। फिर सोचने लगा कैसे तुम्हें खुद की यादों से दूर करूं। फिर एक ही रास्ता सामने आया, शादी की झूठी खबर फैलाने का। उन दिनों मैं ट्यूमर में नहीं बल्कि तुम्हारा दर्द देख करके तुम्हें असहाय दर्द दे करके पल पल मर रहा था। लग रहा था मौत आज ही आ जाए जिससे तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कर दें, मगर कुछ कर ना पा रहा था। तब मैंने किरण दी से कहा, वो ना मान रही थी, मगर उन्हें खुद की कसम दे करके मैंने मना लिया।
2 दिन को घर आया और सबको दर्द दे करके वापस चला गया। मगर तुम तो मेरे लिए कुछ बुरा ना सुन रही थी। तब तय कर लिया अब तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। मगर तुम्हें देखने से खुद को रोक ना पाता था। चला आता था हर रोज तुम्हें एक बार देखने, कभी तुम्हारे ऑफिस कभी तुम्हारे घर, और एक दिन तो तुम्हारे कमरे तक आ गया। मगर ना जाने कैसे तुमको एहसास हो गया और तुम बिल्कुल पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगी। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था। जी कर रहा था तुमको गले से लगा लूं और कहूं कि मैं तुम्हारा ही हूं, मगर मैं मर रहा हूं। पर तुम्हें तड़पता रोता देखता रहा, पर तुम्हारे सामने ना आया। जब तुम अंदर जाने लगी तो आवाज़ लगाई तुमको, मगर इतना धीरे की आवाज़ गले से बाहर ना निकली। और फिर तय कर लिया कि अब तुम्हें नहीं देखूंगा और तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। सोच लिया कि अब जो भी हो मरना नहीं चाहता, ये घुट घुट करके तो बिल्कुल नहीं। अगर मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बच गया तो अपनी लतिका को अपना बना लूंगा। उसके मुंह से सुनूंगा कि वो भी प्यार करती है। तुम्हारी ना को हाँ में बदलूं। मरने से पहले ही तुम्हें पता चल गया। जब मैं बेहोश था तब भी तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। तुम चीख रही थी, रो रही थी, और जब सुना कि मरने से पहले मुझे तुम्हारी मौत देखनी होगी तो जैसे मेरी आत्मा तड़प करके रह गई हो। तुम मुझे मौत के मुंह से वापस ले आई। उसके बाद तुमने मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा। जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही मेरी खुशी के लिए रही। मगर तुमने बीमारी के बारे में कोई बात नहीं की और अक्सर तुम्हारी आंखों में मैं शून्यता पाता। बहुत कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे लिए पूरा ठीक हो जाने की, और फिर तुम चली आई। टूट गया था, जानता था तुमने माफ नहीं किया और शायद नहीं कर पा रही हो। मर मर करके जीती रही तुम, मगर अपने घर वालों को पता भी ना चलने दिया। हर रोज हर पल मेरे जख्मों को दर्द झेल रही थी, मगर ऊपर से हंसती रहती थी और रात के अंधेरे में जी भर के रोती रहती थी। जानता हूँ मैं बहुत दर्द दिया है, मगर मोहब्बत तुमसे बहुत ज़्यादा की है। जानता था आज दर्द झेल रही हो, मगर जब मैं ना रहूँगा तो कोई तुम्हारे लिए आएगा और तुम्हें जिंदगी भर की खुशी दे देगा, इतनी कि तुम सदा हंसती रहोगी। इस आस में सब करता रहा, मगर उस रात जब मैं आया था तो तुम्हें उस तरह देख करके मैं टूट गया और सर्जरी करवा ली। तुम चली गई तो लगा तुम माफ नहीं करोगी, मगर सोचा कि एक आखिरी कोशिश कर लूं तुम्हारी ना को हाँ में बदलने की, तुमसे कम सारी सच्चाई कहने की, और आज कर ली भी कोशिश। तुम्हें जो दर्द दिया है उसके लिए माफ कर दो मुझे। ऐसा नहीं कि तुम पर भरोसा ना था या तुम ना समझोगी ये समझता था, या फिर तुम्हारा साथ नहीं चाहता था, बल्कि तुमसे प्यार ही इतना करता था कि तुमको इतना सारा दर्द दे गया, ये सोच करके कि खुशी एक दिन तुम्हारी जिंदगी में लौट आएगी। सोचता था तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि अब तक दिए सारे जख्म भूल जाओगी, मगर शायद मेरी गलती इतनी बड़ी है कि माफी भी ना मांग सकता। इतना कहकर भरी आंखें पोंछ करके उसने लतिका को देखा और बोला, हो सके तो माफ कर देना, और घूम करके जाने लगा। लतिका जो ये सब सुन करके पहले ही बहुत रो ली थी, जल्दी से उसे उसका हाथ पकड़ करके रोका और बोली, अगर जाना ही था तो मेरे घर बारात लेकर के क्यों आए? मेरी हाँ सुननी थी ना तुमको। मगर ये बताओ, क्या जब तुमने मुझे पहली बार डांटा था पर मेरे गुस्से में दर्द में हाँ नहीं थी? जब तुमने अपने दिल की बात कही तो मेरी शर्म में हाँ नहीं था क्या? जब मैं उदास घर लौट आई और तुम आए तो तुम्हारा हाथ हक से पकड़ करके छत पर ले जाते हुए तुम्हारे सर पर पट्टी बांधते वक्त रोते रोते तुम्हें डांटते हुए क्या हाँ ना दिखी? जब छत की तरफ पलट करके मेरी हंसी देखी तो मेरी नजर में हाँ नहीं थी क्या? अरे जब तुमने मुझे तुम्हारे लिए रोते तड़पते तरसते बेचैन होते दर्द से दर्द सहते तुम्हारी फिक्र करते तुम्हारा ख्याल रखते देखा महसूस किया, तब मेरी हाँ महसूस ना की? और माफ तो तब करती ना जब गुस्सा होती। हाँ मानती हूँ कि गलती की है तुमने। अरे शादी की खबर सुनने के बाद भी तुम्हें कसूरवार ना समझा। हाँ गुस्सा थी, मेरी हाँ क्यों करवाई?
मगर जब किरण दी ने सारी बात बताई तो वो भी चला गया। मगर वो सब सुन करके दर्द हुआ, गुस्सा आया तुम पर और प्यार भी कि मेरे लिए दुनिया की हर तकलीफ झेल गए तुम। सारे ताने सारा दर्द अकेले ही झेल गए। मेरा दर्द तो हर कोई समझ गया, सबको दिखा, मगर तुम तो किसी से कह भी ना पाए और उसकी आंखों से एक बूंद गिर गई। मैं जो तुम्हारा दर्द बांट सकती थी, दर्द की वजह बन गई। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं साथ दे सकती थी मगर साथ ना दे पाई। माफ़ कर दो मुझे विनय जी। इतना कह करके वो सुबकने लगी। विनय ने बढ़ करके जोर से उसे गले लगा लिया और वो उसकी बाहों में समा गई। थोड़ी देर दोनों रोते रहे, फिर विनय ने उसके आंसू पोंछे और बोले, तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं ना, शादी करोगी ना मुझसे? लतिका ने उसे देखा और बोली, हे भगवान, यही दीवाना लिखा था क्या मेरी किस्मत में? कह करके सर को पकड़ लिया। जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब एक साथ बोले हाँ। लतिका ने ऊपर से देखा और विनय अपने घुटनों पर झुक गया और बोला, लतिका क्या मेरे 10-12 बच्चों की माँ बनोगी? ये सुन करके जितने लोग थे सब हंस पड़े और लतिका बोली, हाय रब्बा, मैं की करा इस मुंडे का। विनय के साथ सब लोग बोले, शादी कर लो। लतिका बोली, चलो उठो, शादी करनी है मुझे अभी और इसी बात। अब ना रह सकती तुम्हारे बिना एक पल भी, और ये मेरी हाँ है तुम्हारी हर बात के लिए, समझे? कह करके वो विनय के गले लग गई। विनय जोर से बोला, ओ कोमल भाभी, मैंने आपकी बहना की हाँ करवा दी है, और उसे उठा करके मंडप की तरफ ले गया। लतिका उसे देख रही थी और वो उसे और उन दोनों की अनूठी बेपनाह मोहब्बत मुस्कुरा रही थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।